एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर से हाजिर है। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जिस पर हमारा इख्तियार नहीं होता, हमारा बस नहीं होता, जैसे कुदरती आफात, जैसे कोरोना वायरस जैसी कोई वबा, जैसे टिड्डी दल का हमला, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मन की साजिश कि अचानक उसने कोई ऐसा गेम कर दिया कि जी उससे हम मुश्किल में पड़ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसी मुश्किलात होती हैं, ऐसे मसाइल होते हैं जो खुद करदा होते हैं। वो हमारी नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से होते हैं, वो हमारी कहते हैं लालच की वजह से होते हैं, वो हमारे अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमज़ोर हो उसकी वजह से होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान है दोनों तरह के मसाइल का शिकार है। एक तरफ कोरोना वायरस का मसला है, टिड्डी दल ने जो है वो हमारी फसलों को उजाड़ रही है, भारत जो है मकबूजा कश्मीर में आके मतलब है जिस तरह की साजिशें और रिश्वत दवानियाँ कर रहा है। लेकिन बहुत सारे मसाइल जिससे हम एक आम आदमी मुतासर हो रहा है वो हमारे अपने पैदा करते हैं। जैसे आप मुलाहिज़ा कीजिए कि ख़बरों में बिल्कुल रोज़ आए दिन आ रहे हैं कि जी ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो मरीज़ों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाते थे वो मार्केट में ब्लैक होने लगे, जो अद्वियात हैं जान बचाने की वो बाज़ार से गायब हो गई, या वो अगर 100 रुपए की थी तो वो 1000 रुपए की बिक रही है। उसमें लोग जो है उसके कहते हैं ना हज़ारों रुपए लाखों रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अस्पतालों पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जब से आप देखें कि तलब बढ़ी है कि जी अस्पताल जो है हमारे वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, ओवर बिल कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो इस पूरे जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसकी कमज़ोरियाँ, उसके जो भी मसाइल थे वो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है एक्सपोज होने लगे हैं। हत्ता कि ये तक सुनने में आ रहा है कि जी प्लाज्मा के जो एक मरीज़ सेहतमंद हो जाता है और उसको कोरोना वायरस के दीगर मरीज़ों को देने के लिए उसका जो प्लाज्मा है उससे इलाज हो सकता है, वो तक जो है हम देख रहे हैं कि वो भी लोग बेच रहे हैं और लाखों रुपए का बेच रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हम एक अखलाकी पोजीशन ले सकते हैं कि जी लोगों में लालच बहुत है, लोगों में तमा बहुत है, ये वजह है, या उसकी वजह ये कि जी हुकूमत की जो मनसूबाबंदी है वो कमज़ोर है, हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो कमज़ोर है, हुकूमत जो है सही तरह से अपने कवायद और ज़वाबित को नाफिज नहीं कर सकती। आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद सईद साहब, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन रह चुके हैं ये पाक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही एक फ़ाल जो है किरदार अदा कर रहे हैं कि जहाँ पे भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है डॉक्टर साहब बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अभी मुझे इत्तला मिली कि कुछ दिन पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ और उसके बावजूद जो है ये उसी तरह बढ़ चढ़ के काम भी करें अपने उस दुख की बावजूद। खुदा उनको ग़रीक़ रहमत करे और करवट जन्नत नसीब करे। सज्जाद साहब, बहुत हम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम आपसे वो करते हैं, कंडोलेंसेस करते हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरम डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के। इन्हें हमारे साथ ज्वाइन करना था DSNG पे लाहौर से, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर इन पर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, इतना ज़्यादा इनकी मसरूफियत है तो ये उस जगह पर पहुँच नहीं सके जहाँ पर हमारे रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त है, जहाँ पे हमारा कैमरामैन मौजूद है। तो ये हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। गो के डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे सबसे सीनियर हैं, लेकिन इनकी इजाज़त से क्योंकि बात कुछ अद्वियात की कमी की और ब्लैक मार्केटिंग की हो रही है डॉक्टर साहब, तो मैं आपकी इजाज़त से ज़ाहिद सईद साहब से अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिद सईद साहब, बड़ा आसान सवाल है कि बाज़ जो बड़ी ज़रूरी अद्वियात हैं वो बाज़ार से अचानक गायब क्यों हो गई, और गायब होने के साथ साथ जो है लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट में मिल रही हैं, बड़े ज़ोरों शोर से बिक रही हैं, क्या वजह है इसकी हुजूर? बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा तो नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई मैसिव किस्म की अभी तक शॉर्टेज हुई है, बल्कि हम कहेंगे कि अगर इस पूरे कोविड की एपिसोड को हम देखें मार्च से लेकर अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया और बहुत स्ट्रगल किया है इस बात को यकीनी बनाने में कि दवाइयाँ मौजूद भी रहें और वो ब्लैक भी ना हो। मखसूस दवाइयाँ 2-3 हैं जो कोविड के हवाले से ही इस वक्त हैं और उनकी शॉर्टेज की बार बार बात हो रही है। उसमें एक टेक्लिज़ुमैब है जो एक्टेमरा के नाम से आ रही है, रॉश कंपनी की दवाई है, और इसी तरह एक रेमडेसिविर है जो US FDA ने तकरीबन 1 महीने पहले उसको इसकी एक मौसर दवा के तौर पर तस्लीम किया है। तो ये दोनों अद्वियात जो हैं, ज़ाहिर है कि जो प्रोसीजर होता है, मसला ये है कि इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल पूरे मुल्क में है। हर 10 मिनट के बाद एक पेशेंट इंतकाल कर रहा है कोविड की वजह से। अगर 105 या 110 पेशेंट 24 घंटे के अंदर इंतकाल करते हैं, इसका मतलब 10-12 मिनट के बाद एक पेशेंट की डेथ हो रही है। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको एक्यूट फॉर्म है इसका कोविड का,
और उनको ज़रूरत इन अद्वियात की है जिनको पाकिस्तान में इम्पोर्ट होना है। अभी पाकिस्तान में ये बनेंगी, इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई महीने का अरसा लगेगा, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है इस 2.5 महीने के अंदर अगर 100-125 लोग रोज़ मर रहे हैं तो हमें उसको किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना है। इसमें जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरह की हंगामी सूरत हाल होती है तो हंगामी इख्तियारात भी इस्तेमाल करने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ये सूरत हाल हो गई है कि जो वज़ारत सेहत है, हमारे वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनकी पूरी टीम है, वो अगर करना भी चाहें तो इस कदर इल्ज़ामात की भरमार है, कहीं FIA की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं NAB की इन्वेस्टिगेशन है, तो इस क्रूशल मौके पर जिस वक्त उनको आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए, ऐसा लगता है कि हर एक के पर काट दिए गए इस्लामाबाद में और उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो बिल्कुल बुकिश अंदाज में काम करें, एहतियात के साथ और काम इसी वजह से हमने देखा कि बहुत मुश्किल से जुमे वाले दिन रेमडेसिविर की रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, इससे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और बावजूद इसके कि US FDA ने भी इस मौके के ऊपर, जो सबसे स्ट्रिंजेंट अथॉरिटी है दुनिया की मानी जाती है, उन्होंने भी तमाम चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर दिया, तमाम रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया टू मेक श्योर अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट। फिर अब वो दवा जो आ भी गई है टेक्लोजिमेब, मैं आपको पंजाब की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर उस कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सारा चार्ज जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया है उसका, और उसके नतीजे के अंदर पेशेंट से, उनके लवायकीन से एफिडेविट्स मांगे जा रहे हैं। जो पेशेंट मर रहा हो वो एफिडेविट क्या जमा कराएगा? अच्छा, तो आपको उस कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने देना चाहिए शराइत के साथ कि वो CNIC के साथ और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और इस वक्त इंपोर्ट को फ्रीली अलाउ कर देना चाहिए। इस वक्त कोई रुकावट इंपोर्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी अहम बात मैं बहुत कर रहा हूँ, जी, एक बात बहुत अहम मैं और कर दूँ कि इस वक्त हंगामी और हमारी जंग की तरह की सूरत हाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे बहुत सारे तनाज़ात हैं, लेकिन रेमडेसिविर भी वहाँ से मिल सकती है। और जनरल अद्वियात जो हैं, क्योंकि हम पहले भारत से 50% अद्वियात के खाम माल इम्पोर्ट करते थे, फिर जब अगस्त 2019 में कश्मीर का मसला पैदा हुआ और रुकावट आई, हम चाइना की तरफ गए। इतनी देर में हम चाइना पे शिफ्ट हो रहे थे रॉ मटेरियल्स में कि जनवरी से चाइना कोविड की वजह से शटडाउन पे चला गया, हमें दोबारा इंडिया की तरफ भागना पड़ा। और इस सारी शटलिंग के दौरान हमने कोशिश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कि दवाइयां शॉर्ट ना हो, बड़ी हद तक हम कामयाब रहे। लेकिन पिछले एक महीने से हमारी अद्वियात की दरामद भारत से मुकम्मल रुक गई है। अच्छा, मैं अभी इस भारत की दरामद पर भी आते हैं कि उसका क्या इशू है। और जाहिर है कि ये बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो दुश्मन मुल्क है और उससे मतलब है इलाज दर्द दिल भी हम मांग रहे हैं, और इसकी हम तफसील में जाएंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मैं पूछूँ, डॉक्टर साहब आप किस तरह से देखते हैं बहैसियत एक मुअल्लिम के, बहैसियत एक उस्ताद के, और जाहिर है कि आप माहिर एक वो हैं, डॉक्टर हैं, कि ये जो पूरी सूरत हाल है किस तरह से ये जो दवाओं की कमी की शिकायत आ रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की शिकायत आ रही है, ये ब्लैक मार्केटिंग की बात आ रही है? जी, सबसे पहले तो आमिर मैं आपसे और आपकी टीम से इंतहाई दिली माजरत खा हूँ, क्योंकि इस वक्त इंसानी जिंदगी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर है मैं बहुत दूर एक हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ जहाँ वो तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको एक जान बचाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहीं से निकला हूँ, तो वापस आपकी टीम की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरी माजरत, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट जी, अंडरस्टैंडेबल है जी, बिल्कुल बिल्कुल, फर्ज पहले आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जी। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, मैं आपके जरिए बहुत चीज सीख के कहता रहा हूँ और अभी भी कहता रहा हूँ, लेकिन जो कहते रहे हैं वो कहते रहे हैं कि अल्लाह करे हम गलत साबित हों रोजों में, लेकिन वो गलत नहीं साबित हुए। अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि डिजीज की ट्रांसमिशन बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा कि भाई इसको किस तरह रोकेंगे, और एक मौसर टूल इनके पास यही रह गया है इस वक्त लॉकडाउन का। और मैं समझता हूँ कि वो लॉकडाउन जब तक एक नेशनल लेवल पे नहीं होगा और वाकई ही वो लॉकडाउन पूरी उसकी जरूरियात पूरी नहीं करेगा, तो ट्रांसमिशन को बहुत मुश्किल होगा काबू करना। क्योंकि और अब हमारे पास कुछ रह नहीं है कि हम यहाँ हम ये कहें कि अल्लाह ताला बदर से फरिश्ते, बदर के मैदान की तरह फरिश्ते भेज दें, तो वो एक और चीज है। यहाँ अबाबील आके कंकरियां इस वायरस पे बैठ रहे हैं, तो वो भी और चीज है अभी। और वी आर आउट ऑफ ऑप्शंस नाउ।
अच्छा जावेद साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे आते हैं। ये जो आप लॉकडाउन की बात फरमा रहे हैं बहुत अहम है और उस पर बहुत हमारे यहाँ कौमी एक डिबेट हो रही है। मैं चाहूँगा पहले ज़रा ये जो तवज्जो, ये जो शिकायत हो रही है कि दवाइयों की मिलने की और इसकी, इसमें ज़रा अगर रोशनी डाल सकें आप। जी देखिए, हम इस वक्त 39 ट्रायल्स में मुब्तला हैं जो हम कर रहे हैं ट्रायल। हम माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में भी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट ट्रायल, हम प्लाज्मा पे भी कर रहे हैं, और हम जिन दवाइयों का अभी हमारे भाई साहब नाम ले रहे थे इन पे भी कर रहे हैं, जिसमें साइटोकाइन ब्लॉकर्स हैं जिसको आप एक्टिमरा कहते हैं। वो रॉश की एक ब्रांड है एक्टिमरा। बीच में जो दवाई है वो टर्सिलिमैब है, वो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। और इसी तरह इन्फ्लिक्सीमैब है जिसको जो अमेरिका से इंपोर्ट होती है, और वो भी हम साल से ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं SLE में, में जहाँ जिस सोजिश वाली बीमारियों में जी। तो इसका बड़े मुबस्सर हैं। अब इस कोविड में अभी ये शुरू हुआ है ना, तो मैं क्योंकि हिस्सा हूँ, एक ट्रायल हो रहा है इन्हीं दवाइयात पे, और उसका नाम है रिकवरी ट्रायल। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, ब्रिगम हॉस्पिटल है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, और हम लोग हैं। अभी हमें एविडेंस नहीं है हमारे पास, मैं बार बार चीज के कहता हूँ, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इन दवाइयों की किफायत है कि नहीं है। ये भेड़चाल है अनफॉर्चुनेटली। जब FDA ने अगर उसका लिमिटेड रेमडेसिविर जो कि जिसकी ओरल वर्जन का हम ट्रायल कर रहे हैं इस वक्त, ऑस्लिटमावर, वो एक एंटीवायरल दवाई है, और ये भी एक एंटीवायरल है जो RNA वायरसेस, ये एबोला में देखी गई थी, वो भी एबोला में देखी गई थी। उसके इस वक्त ओरल वर्जन का हम प्रोटेक्ट में एक आम में मोनोथेरेपी के तौर पे और कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रायल कर रहे हैं। तो भेड़चाल बकौल आपके कि ये बहुत बड़ी वजह है सर। ये तजर्बाती दवाएं हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, ये टोटल तजर्बाती दवाएं, ये बिल्कुल कहीं इंडिकेटेड नहीं है, ना साइटोकाइन स्ट्रॉम में या क्रिटिकली इल पेशेंट्स में। और इसी तरह प्लाज्मा क्योंकि थेरेपी पे भी हम ट्रायल कर रहे हैं, वो भी तजर्बाती है। इसलिए अभी ये कंक्लूड करना कि ये जिंदगी बचाने वाली ये दवाइयात हैं, ये बिल्कुल कबल वक्त है। बहुत अहम बात आपने बताई, बहुत कबल वक्त है। थेरेपी नहीं है, किसी गाइडलाइन का हिस्सा नहीं है, दुनिया के ज्यादातर ममालिक में नहीं यूज हो रही। ये रेमडेसिविर की इतनी सी गिलियड ने अपने शेयर बढ़ाने के लिए बहुत उसका हाइप क्रिएट, FDA ने उनकी लिमिटेड अप्रूवल दी। जहां तक एक्टिमरा का तल्लक है, 13 दिन बाद वेंटिलेटर से वैसे उतर रहे थे, 11 दिन में उतरे, और वो भी उसके बाद कोई स्टैटिस्टिकली फर्क नहीं आया अभी तक स्टडी। अभी सारे अंदाजे हैं, क़यास-आराइयां हो रही है। अच्छा मुझे कह रहा हूँ, लोग अपने जेवर ना बेचें, लोग मारे ना फिरें, वो लाखों रुपए देकर ये दवाइयां ना खरीदें। बहुत अहम बात बताई आपने। मैं चाहूँगा डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, हमारे अगर न्यूज़ चैनल आप देखें तो उस पर बहुत शोर है कि जी दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी। अब बैसित आपके बहुत मतलब है कि आप इलाज मालजे में भी आप वो हैं, इन्वॉल्व हैं, PMA के हवाले से भी आपकी बहुत एक एक्टिव वो है, और पब्लिक इंटरेस्ट में भी आप बहुत बात करते हैं। क्या आपका क्या नुक्ता नज़र है कि क्या बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई हम लोग कर रहे हैं, बैसित मीडिया इस मामले के ऊपर लोगों को ज़्यादा वो कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं? वाकई सूरत हाल इतनी गंभीर है जितना दिखाई जा रही है? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने मेरी वालदा के लिए जो ताज़ियती जुमले कहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो भी कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और उस पर बहुत सारे प्रॉफिट कमाए जाते हैं, बहुत सारी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेहत एक ऐसा शोबा है, और ख़ासकर आजकल जिस मुसीबत में हमारी कौम फंसी हुई है, मैं समझता हूँ कि हर आदमी का फ़र्ज बनता है कि वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करे, एक दूसरे की मदद करे। आप यकीन करें, जब मेरी वालदा का ये लास्ट संडे को इंतकाल हुआ, उससे एक हफ्ता पहले मुझे पता था कि 3 तरह की मार्केट के अंदर ये पल्स ऑक्सीमीटर दस्तयाब था, जो कि 1500 से लेके 2500 था। लेकिन जब मैंने अपनी वालदा के लिए पिछले सैटरडे को जब मैं गया हूँ लेने के लिए, तो 5000 का मुझे मिला है। और अभी मुझे परसों किसी जानने वाले ने कहा कि मैंने 10,000 का लिया है। ये इस मुल्क के अंदर इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉब्लम हो रही है। लोग, अच्छा हो क्या रहा है, एक चीज मैं बहुत दरख्वास्त करूंगा तमाम अपने डॉक्टरों से, तमाम मीडिया के लोगों से, कि खुदारा
ये जो दवाइयां का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी इंजेक्शन है, जो भी दवाइयां हैं, उसका जेनरिक नेम ले, ट्रेड नेम ना ले, क्योंकि वो कंपनी का इश्तहार होता है और फिर लोग वही नाम से जाके और मेडिकल स्टोर से वो वापस ले लेते हैं। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में ये वक्त है कि हुक्मरान जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो एक कानून पास करे जिसमें बगैर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए। ये वक्त है कि जब अब इस हुकूमत अभी काम कर सकती है, ये ऑर्डिनेंस के तहत भी किया जा सकता है, जिसको देखो जो जाके ले लेता है। तो जो बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि तमाम बीमारी, जैसे जावेद अकरम साहब ने कहा कि अब तक सारी चीजें ट्रायल पे बेसिस पे, कोई चीज कंफर्म नहीं है, तो खुदारा अपने घर में जमा ना करें। लोग अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रहे हैं, लोग अपने घर में दवाइयां जमा कर रहे हैं जो आपके शायद किसी काम ना है। दुआ ये है कि आपके घर में कोई बीमार ना हो, लेकिन जिसको ये जरूरत है उसको ये नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये आवाम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है और साथ साथ हुक्मरान पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रेगुलेट करना है, तमाम ये दवाइयों की जो भी ये सिस्टम चल रहा है, इसके लिए एक कानून मौजूद है जिसका नाम है हेल्थ केयर कमीशन। सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, केपीके भी मौजूद है। तो वो किधर है? वो रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है दवाइयों की कीमतों को, ये तमाम चीजों को? फिर हॉस्पिटल के अंदर जो ये इतनी शिकायतें आ रही हैं कि लाखों रुपए लिए जा रहे हैं उसके एडमिशन के वक्त, तो ये मालिकान के साथ हुकूमत बैठे, उनके क्या अखराजात हैं वो मालूमात करे। बल्कि मेरी आपके तवज्जुह से ये हुकूमत को डिमांड है कि ये जितने भी लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं कोविड रिलेटेड, जो उनको प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनका फ्री इलाज होना चाहिए। हुकूमत इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट करे ताकि हुकूमत खुद बात करे कि उनको किस तरह से उनको मैनेज करना है। तो मैं समझता हूं कि गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए, खुदा के लिए। गरीब आवाम दो बातें आपने बड़ा अहम की, एक तो कि रेगुलेटर्स हैं लेकिन वो जो है अमल दरामद नहीं कर पा रहे, और दूसरा है कि जनाब हुकूमत जो है एक ज़ाहिर के मालकान के साथ बैठे अस्पतालों के और उनके साथ कुछ मतलब है मामला तय करे कि कोविड के लिए, बिल्कुल बहुत अहम बात है, लेकिन इस पर मज़ीद तफसील में जाएंगे। जाहिर सही साहब, जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुकूमत की है या आपकी दवासाज कंपनियों की भी है, दुकानदारों की भी है, कि जिस तरह से मतलब है कि नाम ना लिए जाएं, जैसे कि बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि जेनरिक नेम्स के ऊपर हम बात करें कि जिम्मेदार है कौन? मतलब है सिर्फ ये तो नहीं आप कह सकते कि जी मतलब है कि पॉलिसीज ही गलत हैं। यकीनन कुछ दवासाज जो कंपनियाँ उनकी भी इशूज़ होंगे, दुकानदारों की भी इशू है कि हमारे यहाँ जो है प्रॉफिटिंग की जो लोगों को आदत है। जी, इस वक्त मैंने आपके सामने बात शुरू करते हुए यही कहा कि कोई एक दवाई का आप नाम लें जो कि शॉर्ट है और नहीं मिल रही, एक्सेप्ट ये 2-3 अद्वियात हैं जिनका जिक्र डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी किया, मैंने भी किया, कि जिनके ऊपर हाइप क्रिएट कर दी गई है या हो गई है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होर्डिंग होगी, मैं नहीं समझता इनकी होर्डिंग हो रही है, बल्कि इनकी परमिशन ही नहीं दी जा रही है उस तरह से जिस तरह से फ्रीली अवेलेबिलिटी के लिए होनी चाहिए। इस वक्त कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से दवाई आ रही है और कैसे आ रही है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। अगर तो वो दवाइयाँ ट्रायल पर हैं तो ट्रायल के ऊपर ही हॉस्पिटल से उनकी प्रिस्क्रिप्शंस आ रही हैं और वो बाकायदा CNIC लेके और पूरी डिटेल्स लेकर ही प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन इन 2-3 अद्वियात के अलावा मुझे मेरे इल्म में कोई एक दवाई भी इस वक्त ऐसी नहीं है जो शॉर्ट हो या जो प्राइस से ऊपर बिक रही हो। अगर कोई आपके इल्म में है या हमारे डॉक्टर साहिबान के तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन मेरे तलब जो है दवाइयों के अलावा अगर बात करें को इंश्योर किया है। नहीं तलब, अगर देखिए सैनिटाइजर जो है वो हम देखते हैं कि बहुत अपनी कीमत से नहीं, मैं तो सिर्फ दवाइयों की बात कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस वक्त अद्वियात की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अद्वियात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपके सामने एक खदशा जाहिर किया है कि हमारी रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी है। इस वक्त दुनिया के 95% रॉ मटेरियल्स या तो चीन में बनते हैं या भारत में बनते हैं, और हमारे यहाँ किसी जमाने में बनते थे, वो हम लोगों ने बंद कर दिए। टाइम है, मैं कह रहा हूँ कभी हमारे जमाने हमारे मुल्क में भी बना करते थे, हमने बंद कर दिए, बंद करा दिए, जो भी वजह रही इसकी। जी, इसलिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं और अब भी साजगार नहीं है। और जब तक हुकूमत बैठ के इसको तय नहीं करेगी, और अगर हम आज भी तय करेंगे कि हमें रॉ मटेरियल बनाने हैं तो 1.5 से 2 साल का अरसा लगता है इंडस्ट्री को मैच्योर होने में और प्रोडक्शन में आने में।
इससे पहले तो नहीं होगा। आज की तारीख में अगर हम बंद करके बैठ जाएंगे तो उसके जो नताइज होंगे वो पब्लिक के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो ना हो। हमारे रॉ मटेरियल पोर्ट के ऊपर 4 हफ्ते तक पड़े रहे। अब उसकी क्लियरनेस दी गई है 2 दिन पहले, और अभी तक लेटर ऑफ क्रेडिट और मजीद ऑर्डर देने की हमें इजाज़त नहीं है। दुरुस्त। जावेद अकरम साहब, जो बड़ा सवाल है कि हुकूमत इस इशू के हल के लिए, अब आपने सुना कि जो कैसर सजाद साहब ने भी बताया कि इशू है, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अपने मसाइल हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? हुकूमत क्या मतलब है उसकी मनसूबाबंदी नाक़िस रही है? क्या वो फौरी कहते हैं ना कि क्राइसिस आया उसको क्विकली मैनेज जिस तरह से करना चाहिए था सरहद के साथ, उसकी तेज़ी के साथ वो नहीं कर पाए, क्या आपको लग रहा है? जी देखिए आमिर, मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में जी, और जाहिर है हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं राजी तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जिन्होंने वाकया ही इस वक्त कोई प्राइसेस इंक्रीज नहीं की, ना सोचा है, ना उन्होंने अप्लाई किया है, और अभी तक एज सच अवेलेबिलिटी भी मुयसर रही है। इम्पोर्टेड दवाइयों का मसला और इम्पोर्टेड दवाइयों का ये भी है कि अभी उनपे कोई एविडेंस ही नहीं है। जाहिर है इस वक्त लोगों को ज्यादातर पैरासीटामोल चाहिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, उनको एजिथ्रोमाइसिन चाहिए। ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं उनको ये बहुत हैं, और ये एक बड़ी अच्छे मेयार की सस्ते दामों मुख्तलिफ कंपनीज की फ्रीली अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो क्रिटिकल मरीज जो 5% हो जाते हैं उनमें ऑक्सीजन डेफिनेटली, और जैसे बिल्कुल कैसर साहब ने कहा, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इतनी एफर्ट लगाती है कि ये जो सफ़ेद रंग की एक चीज़ है जो कि जिसको हम वाइट पॉइजन कहते हैं अपने, जो चीनी के नाम से, उसको रेगुलेट करती है या आटे को करती है, तो इस वक्त तो ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत ये है कि जो कोविड रिलेटेड या टेस्ट हैं या हॉस्पिटलाइजेशन है या वेंटिलेटर्स हैं उनकी प्राइस को रेगुलेट किया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर है वो जरूर अपना प्रॉफिट कमाए, 10%, 20%, 300%। मेरा ख्याल है कि गुनाह अजीम होगा, चीज है वो, और मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल इस वक्त पिनलाइज करना चाहिए, और गवर्नमेंट को कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसकी प्राइस रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए और उसको नोटिफाई करना चाहिए कि हॉस्पिटल कितना चार्ज कर सकते हैं वेंटिलेटर, वरना ये आज जिस आपने स्कूलों की फीस के हवाले से किया, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से किया, अस्पतालों को भी किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, वक्फे पे जाऊं, डॉक्टर कैसर सजाद साहब, डॉक्टर आपने कभी लिस्ट 2-3 रोज़ पहले जारी की कि जिसमें आपने बताया कि जी 38 डॉक्टर जो हैं वो कोविड से लड़ते हुए शहीद हुए, उसमें पैरामेडिक्स भी 3 के करीब शामिल थे। वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग जाने भी दे रहे हैं, बड़े खुलूस से काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी बिलउमूम जो है बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस नहीं है हमारे मुल्क में। और जहाँ पे हम मतलब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सवाल कर रहे हैं और हम उनसे जो दवाइयाँ बेचते हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो डॉक्टरों का भी है कि जी मतलब है वो सही तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे, नुस्खों में वो हो रहा है, इजाफी टेस्ट लिख रहे हैं, लोगों से पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। क्या ये शिकायत सुन रहे हैं आप? जी आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक बात ये समझता हूँ कि देखें जी, जो इस वक्त सूरत हाल है, इन सूरत हाल में जरा सा थोड़ा सा रियलाइज ये करना है कि ये डॉक्टर इसी माशरे का हिस्सा है। जिस तरीके के जिस सिनेरियो के अंदर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं मरीजों का, ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक टाइम है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा उनको इनकरेज करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, और जहां आप देखें 1-8 लोग शायद कुछ गलत काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए होल डॉक्टर्स अपने घरों को नहीं जा रहे हैं, अपने फैमिली जिनके पास पेरेंट्स मौजूद हैं उनके पास मिलने नहीं जाते, अपने माँ बाप से नहीं मिल रहे, बूढ़े माँ बाप से, तो वो ये अपनी जगह पे बहुत है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस मौके के ऊपर जो काम कर रहे हैं। अच्छा, और डॉक्टर्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, अस्पताल में मार धाड़ हो रही है, डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। एज ए होल मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो सब चीजें ये उसके अंडर में आता है। डॉक्टर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी उसी के अंडर में आता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो रहा है अगर वो डॉक्टर्स गलत कर रहा है तो। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये सब चीजें
हेल्थ केयर कमीशन का काम है, या फिर कोई कमीशन बना दें, कोई ऑर्डर, लेकिन फौरी तौर पे इस मसले को देखें। और इसका एक ही हल है जो मैं पहले कह रहा हूं, और ये मैं समझता हूं हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पे करना चाहिए और अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको करना चाहिए, अगर 18 अमेंडमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो ये काम है कि फौरी तौर पे आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको आप ऑन बोर्ड ले लें। उनको जितने भी कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट के, जहां पे कोरोना का इलाज होता है, उन तमाम मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है फंडिंग करे, और वो फंडिंग करे गवर्नमेंट, उनसे बात करके, उनसे नेगोशिएट करके गवर्नमेंट जाने और प्राइवेट हॉस्पिटल जाए। मरीज का इशू नहीं हो। बड़ा आम नुकता उठाया आपने डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। मैं जरा खता कलामी यूं करूंगा, मुझे कहा जा रहा है कि नाज़रीन यहाँ पे वक्फा ले लें, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो ये सवाल पेश नज़र होगा कि ठीक है, क्या भारतीय दरामदाद के बगैर जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है नहीं चल पा रही? क्या हमारे जो हैं बाज़ जो कंपनीज हैं इस इशू को, कोविड के इशू को इसलिए इस्तेमाल करें कि भारत से जो है दरामदाद खुल जाए? इस पर भी बात करेंगे। कुछ शोबा तिब की अखलाकियात पर भी बात होगी और कुछ इस बात पर भी हम बात करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद ये रेगुलेटरी को कहते हैं ना, इसको नाफिज करने की जिम्मेदारी है किसकी? रेगुलेशंस को, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंसेस की। हमारे साथ रहिए। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात हो रही है कि जी हमारे यहाँ जो इल्ज़ामात चल रहे हैं कि जी दवाइयाँ महंगी बिक रही हैं, दवाइयाँ ब्लैक हो रही हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे। उसी तरह अस्पतालों पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब वो जो है मरीज़ों से ज़्यादा कोविड के मरीज़ों से लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसका हल किया और इन इल्ज़ामात में हल से पहले के इल्ज़ामात में सदाकत कितनी है? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के मोहतरम जाहिद सईद साहब, साबिक चेयरमैन हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब PMS इनका ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी जनरल वो हैं, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं नेशनल हेल्थ यूनिवर्सिटी के जो हैं हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। जावेद अकरम साहब, जो सूरत हाल है कि जो हमारे यहाँ मेडिकल की प्रैक्टिसेस हैं, जो अखलाकियात हैं, उस पर कुछ अभी बात वक्फे से पहले कैसर सज्जाद साहब ने भी की। आप मुतमईन है कि एक तरफ डॉक्टर्स जाने भी बहुत दे रहे हैं, एक तरफ कुर्बानी भी बहुत है, सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत है, लेकिन साथ साथ जो इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं बाज़ अस्पतालों पे और बाज़ डॉक्टर्स के ऊपर, क्या वाकई इतनी बड़ी सूरत हाल है या इसमें मुबालगा आराई लगता है उनसे ज़्यादा है? जी देखिए, एक तो आमिर आपके जरिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने 3 दिन पहले मेरी यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट मीटिंग की, बिकॉज ये खित्ते की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके पास 90 मेडिकल कॉलेज है, कोई 100 हॉस्पिटल हैं। तो हमने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम हॉस्पिटल को कहा कि 150 बेड कोविड के फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में क्रिएट किए जाएं और 10 बेड ICU के। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 650 बेड्स क्रिएट हो चुके हैं और 60 बेड्स ICU के क्रिएट हो चुके हैं फ्री ऑफ बेड। ये तमाम पंजाब में, AJK में और बलूचिस्तान में जहां मौजूद है वहां ये हुआ है। और ये इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि ये एक लोगों को अच्छी खबर है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो अपने हॉस्पिटल हैं वहाँ वो फ्री इलाज करा सकेंगे। कल सुबह मैंने PMDC का भी इजलास मेरे कहने पे हो रहा है, तो वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि सिंध के, कराची की तमाम प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज और तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इसी इनिशिएटिव को ओन करें और हम इंश्योर करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ अनफॉर्चुनेटली एक्शन लेने के मिजाज होंगे, बिकॉज इस कोविड में हमें उन्होंने फीसें लेते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 लाख रुपया वो लें, 100 दफा लें, लेकिन इस वक्त हमारे मरीजों को बेड्स की जरूरत है और फ्री बेड्स की जरूरत है, फ्री वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो हम ये स्पेस क्रिएट कर रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी एंड एज ए PMDC, क्योंकि मैं उसका भी काउंसिल का हूँ मेंबर। तो ये एक तो ये है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की, मैं एक चाइना के साथ मैं अभी 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस पे था 11 यूनिवर्सिटीज के साथ। प्रोफेसर ली सॉन्ग जो प्रेसिडेंट हैं सिंगाई यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बात मुझे कही जिसपे मेरे कानों ने यकीन नहीं किया, तो मैंने 3 दफा उनसे रिपीट करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने 3500 डॉक्टर्स, क्योंकि शंघाई यूनिवर्सिटी ने ही वुहान में काम किया था थ्रू आउट और अभी तक उनकी यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा हमारे 3500 डॉक्टर्स मर गए थे इसी एपिडेमिक, जब ये एपिडेमिक थी और बाद में पेंडेमिक हुई,
तो उसने कहा कि उससे बाद पिछले 8 हफ्तों में हमारा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये वायरस लगी तक नहीं, मरने की दूर की बात है, यानी कि वो बीमार भी नहीं हुआ इससे, यानी उसको सीरो पॉजिटिविटी भी नहीं आई। अब ये एक मिरेकल था। मैंने उससे फिर बाद में बड़ी तफसील में पूछा तो उसने कहा देखें हम अपने, अब हमें समझ लग गई आफ्टर अबाउट 2 months आफ्टर गिविंग सैक्रिफाइस ऑफ 3500 लाइफ, तो हमें समझ लग गई कि लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। हम अपने डॉक्टर्स को इस तरीके से, नर्सेज को, पैरामेडिकल को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनमें ट्रांसमिशन है ही नहीं। तो इसलिए हमें भी यही करना है और हमने ये इनिशिएटिव शुरू कर दिया है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को खाली पीपी और मास्क देके और ग्लव्स देके फारग नहीं करते, हम उनको पूरा ट्रेन करते हैं। और अगर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू में मेरे जैसे फिजिशियंस काम करते हैं, we wear respirators, not even mask, respirators, ताकि उसमें उसका फिट टेस्ट करते हैं, हम उसका पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर टेस्ट करते हैं, लीक टेस्ट करते हैं। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम अपने तौर पे कह सकता हूँ मैं रोज बड़ा आप लोगों ने प्रिवेंट किया। बहुत बहुत अहम बात बताई। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि पंजाब में ये सूरत हाल हो रही है, क्या सिंध में भी डॉक्टर्स को उसी तरह के फैसिलिटीज़ जो हैं दी जा रही हैं? क्या यहाँ पर भी तरबियत हो रही है कि कोविड के उनको पेशेंट्स को, मरीज़ों को कैसे हैंडल करना है? उनके पास दस्ताने हैं, उनके पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मास्क, वो जो लिबास है खुसूसी, वो है या नहीं है? जी देखिए, जहाँ तक सिंध की बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो जावेद अकरम साहब ने बात की है बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि सिंध में, बलूचिस्तान में या केपीके में तो बहुत अच्छा सिस्टम, इवन के पंजाब में भी अभी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ अपनी बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये किट्स देती है, क्योंकि ये समझने की बात है कि ये जो पीपीई है ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। और ये पीपीई जो है वो तकरीबन आप समझ लें 6 घंटे, चाइना में तो 4 घंटे उसको इस्तेमाल करके दूसरा यूज करते थे, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 6 घंटे के बाद तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर उसी पीपीई को, वो जो गाउन है उसको पहन के दूसरे दिन धो के उसको दोबारा पहनता है। तो ये एक सूरत हाल खतरनाक है। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए, उसको जाया कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। उसको जो है कम से कम 65 to 70 जो जीएसएम का जो उसकी थिकनेस है, वो उसको गाउन में सिंपली समझने के लिए कहता हूं कि वो पहनना चाहिए। बाकी सब चीजें हैं 95 या कम से कम दूसरे मास्क जो है उनको लगाना चाहिए ताकि मरीज देखे। और इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूं कि लोग ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि जो डॉक्टर कोविड में काम करता है या कोविड के मरीज देख रहा है, कोरोना पॉजिटिव के मरीज देख रहा है, उसी को ये सब चीजें चाहिए। खुदारा ये चीज निकाल दे। जो मैंने लिस्ट आप लोगों को भेजी है उसमें से सिर्फ 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कोविड के मरीज देख रहे थे और वो इंतकाल कर गए, लेकिन जो बाकी लोग इंतकाल कर गए हैं उसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसमें रेडियोलॉजिस्ट हैं, उसमें जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें मेरे शोबे ईएनटी का डॉक्टर इंतकाल कर गया केपीके में, पेशावर में। इसी तरह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे। तो वो लोग, उन लोगों को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है और इसके लिए मुकम्मल एक सप्लाई चेन की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना होगा कि आप अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अस्पताल आपका और मरीज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त इतने परेशान हैं कि जब वो बीमार होता है कोई डॉक्टर, तो वो अस्पतालों के चक्कर काटता है, उसके फैमिली के लोग मारे फिरते हैं और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है। मैं डॉक्टर जावेद अकरम को अप्रिशिएट करता हूं कि वो इन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया है। एक रिक्वेस्ट उनसे और भी है कि ये डॉक्टर्स और उसकी फैमिली के लिए इन अस्पतालों में बेड एलोकेट करें, कि कभी खुदा ना खास्ता 2 बेड रखें, हर हॉस्पिटल्स में 3 बेड रखें, ताकि डॉक्टर या उसकी फैमिली आए तो उसको फौरी तौर पे उसको मना ना किया जाए, क्योंकि ये हेल्थ प्रोवाइडर है, वो ठीक होके, ये मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में कि डॉक्टर्स हमारा ठीक होने के बाद, आईसीयू में जाने के बाद, ठीक होने के बाद दोबारा लोगों की खिदमत कर रहा है। ये फैक्ट है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक अच्छा इदारा अब आ गया वापस हमारे पास,
तो उसको उसका काम है कि वो ये जो मीटिंग कल डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं, इस मीटिंग में ये फैसला करें ये सारी चीजें और रेगुलेट करें बिल्कुल के तमाम अस्पतालों को बाउंड करें कि ये दुरुस्त। अच्छा इस तरह के मैं अभी ये पूछूंगा आपसे पीएमडीसी का भी क्या हुआ, क्योंकि जो उसके साथ तनाज़ा बना था अगर वापस आ गया तो बड़ी खुशाइंद बात है। जाहिर सही साहब, एक जो बात आपके कहते हैं ना, जो तनकीद करने वाले उनका कहना है ये कि जी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो इस कोविड को इस्तेमाल करके वो चाह रही कि जी भारत से दोबारा जो है हम लोग अपनी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया करते थे वो करने लगे। और ज़रा ये खदशे की बात भी कि हमारा मतलब है कि जो आप मामूली दवाइयाँ भी आप बनाते हैं उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो भारत से इंपोर्ट हो रहा होता है रॉ मटेरियल के नाम पे। तो क्या ये वाकई ये जो इल्ज़ाम है इसमें कितना वज़न है, और क्या पाकिस्तान जो है भारत की जो उस पर डिपेंडेंसी है उससे हम छुटकारा नहीं कर सकते? क्योंकि जो सूरत हाल है जो हमारी और उनकी मोहब्बतें हैं, जिस तरह से भारत जो है जो कुछ कर रहा है, तो कुछ और इसका रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जी देखिए, हम भी उसी तरह पाकिस्तानी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले जैसे आप पाकिस्तानी हैं, हम भी उसी तरह मुहिब वतन हैं। लेकिन हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको रियलाइज़ करना है, और उनको अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम सफ़र करेंगे, हमारी पब्लिक सफ़र करेगी। प्रॉब्लम ये है कि अगस्त में जब भारत ने कश्मीर के अंदर मसाइल उठाए तो हुकूमत ने हमें बुलाया और इसको बैन कर दिया सारी ट्रेड को। लेकिन फिर सितंबर में जाके दोबारा जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल हैं उनकी एग्जम्पशन दी गई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमें वक्त दरकार था। हम एक दिन अगर जिस भी सोर्स से रॉ मटेरियल लेते हैं बंद कर दिया जाए तो हम अगले दिन दूसरे सोर्स से मटेरियल लेके दवाई नहीं बना सकते। उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं जिनके अंदर 8 महीने लगते हैं, और उससे पहले हम रॉ मटेरियल की तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर आज आप मुझे कहें कि रॉ मटेरियल ये बंद कर दिया गया तो 8 महीने तक मेरे पास दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं होगा जब तक मैं पूरे ट्रायल्स स्टेबिलिटी के ऊपर ना कर लूँ। इस सिलसिले में हमने हुकूमत से ये मुआहिदा किया कि हम भारत पर अपने इंहिसार को फौरी तौर पर कम करेंगे, और हमें भी उतनी ही फ़िक्र है इस चीज़ की कि जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके अंदर हम भारत के ऊपर किसी सूरत में भी इंहिसार नहीं कर सकते। हम चाइना की तरफ चले गए और हमने चाइना की तरफ अपने सारे इंटरेस्ट जो हैं उधर कर दिए कि हम भारत से अपने इंटरेस्ट को हटाएं। जनवरी में जाके, यानी हम अक्टूबर में हम चाइना की तरफ गए, 3 महीने हमारे ट्रायल्स हो रहे थे। जनवरी में चाइना शट डाउन हो गया कोविड की वजह से, सबसे पहले दुनिया में चाइना शट डाउन हुआ, और अप्रैल तक चाइना से कोई शिपमेंट नहीं हो रही थी। तो अब हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस तो हमारे पास ये थी कि हम कहते कि हम भारत से दवाई नहीं मंगवाते रॉ मटेरियल, और हम बैठे रहते हैं इसलिए कि चाइना लॉकडाउन में चला गया है। और उस सूरत हाल के अंदर ये होता कि आज की तारीख़ में आप और हमारा सारा मीडिया, हमारा सारा मेडिकल प्रोफेशन इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कि जनाब आपने एन कोविड का जब पीक हो रहा था मई जून में तो दवाइयाँ आपकी गायब हो गई मार्केट से, और उसका सारा इल्ज़ाम और मलबा फार्मा इंडस्ट्री पर गिरता। फार्मा इंडस्ट्री ने जब ये सूरत हाल देखी पाकिस्तान की कि चाइना शटडाउन पे चला गया, तो हम मजबूरन वापस इंडिया की तरफ गए कि वो रॉ मटेरियल्स जो हम वहाँ से ले रहे थे वो लेते रहें ताकि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई रहे। वरना आज की तारीख में आपकी कंटिन्यूटी होने के बजाय शॉर्टेजेस होती, ब्लैक हो रही होती चीज़ें। और मैं आज दावे से कह रहा हूँ, मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में बनने वाली कोई दवाई, और पाकिस्तान की 95% अद्वियात पाकिस्तान में बनती हैं, एक दवाई भी शॉर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दवाई भी ओवर प्राइस पे नहीं बिक रही, और अगर कोई बिक रही है तो हम जिम्मेदार हैं, आप हमें बताएं। एक दवाई की भी आप निशानदेही इस वक्त नहीं कर सकते। तो ये फार्मा इंडस्ट्री का कारनामा है। हमने, हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है कि हमने सारी दुनिया में शॉर्ट सप्लाई हो गई है इस वक्त अद्वियात की, लेकिन हमने पाकिस्तान में शॉर्ट सप्लाई नहीं होने दी, पाकिस्तान में कीमत नहीं बढ़ने दी, पाकिस्तान में सप्लाई चेन नहीं टूटने दी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है इस सारी सूरत हाल। बड़ा आपने अभी आपके जरिए और हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान के जरिए बात सुनी कि दूसरी सर्विसेज की तो प्राइसेस बढ़ गई, हॉस्पिटल के बेड की बढ़ गई, लेकिन दवाई की एक की भी कीमत नहीं बढ़ी। आप ये मालूम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने पस मंजर हमें बताया। मुझे अगर इजाजत दें, मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है,
और जाहिर है कि हमारे जो बाज़ कहते हैं ना कि मुहब्बे वतन लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा जो भारत पे डिपेंडेंसी जितना हम डिपेंडेंट हैं वो ख़त्म होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल है उसको पाकिस्तान में बनाने में माजी में बना भी किया करता था, और हमें इन्होंने जाहिद साहब ने बताया कि जी वो ठीक है वो सिलसिला टूट गया। अब दोबारा उसको बहाल करने में कितना बड़ा एफर्ट चाहिए होगा, हुकूमत को क्या करना होगा, क्योंकि करना तो है, भारत से दवाई लेना जो है कोई ऑप्शन तो नहीं है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो क्या हम इस काबिल हो सकते हैं जल्द या बदेर? जी शर्म से हमारे सर झुक जाते हैं जब हमें यह बताया जाता है कि हमारा मेन रॉ मटेरियल सप्लायर हमारा दुश्मन है अव्वल, वो है जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों और बच्चों पे बर्बरियत कर रहा है, और हमें उसकी तरफ देखना पड़ता है। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे ही बने थे, और इसकी एक विजन थी कायद की और अल्लामा इकबाल की कि हम अपने मजहब को और उसी तरह प्रैक्टिस कर सकेंगे आज़ादी से, और उस मुल्क में हमारा इंकसार हिंदुओं पे नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो हमारे पाकिस्तान की विजन के ही खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें देखें दो हिस्से हैं। हुकूमत को वही करना है जो नेशनलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, और इंडस्ट्री को भी नेशनलिस्टिक होना चाहिए जैसे इंडियंस हैं। आई एम सॉरी टू से कि मुझे उनकी एग्जाम्पल देनी पड़ती है जो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। अब होना ये चाहिए कि देखें जब ये रजिस्टर करती है ड्रैप, जो भी दवाई रजिस्टर करती है, उसको कहना चाहिए कि मैं आपकी ये रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, चाहे वो कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, चाहे वो कोई भी दवाई है, कोई एंटीबायोटिक है, वो दे। उसको कहे कि जब आप एक लेवल पे 5 साल में पहुंच जाएंगे तो आप इसका रॉ मटेरियल भी यहीं बनाना शुरू कर देंगे। वहां भारत में कोई भी मल्टीनेशनल अपने आप नहीं ऑपरेट कर सकती, यानी कि एलाई लिली रम्बेक्सी के साथ रम्बेक्सी एलाई लिली है, इसी तरह गैलेक्सो ल्यूपिन के साथ है। तो मैं समझता हूं कि ये चीज कोई हर्ज नहीं है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड जो है आपकी ड्रैप और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बैठ के इस चीज को रिजॉल्व करे। देखें कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जो जिसकी इतनी मांग है इस वक्त, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन वगैरह, वो तो बन रही है अमोक्सिसिलिन यहाँ पे, लेकिन 90% आप इम्पोर्ट रिलाइड है। तो आई एम सॉरी टू से कि हमें नहीं कहना चाहिए मेड इन पाकिस्तान, वी आर पैक्ड इन पाकिस्तान। हम कई दवाइयाँ 4-4 हजार लीटर के कंटेनर में लाते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोलोज है जो जिगर की बीमारी दवाई है, उसको 60 ml में भरते हैं, 120 में भरते हैं, कहते हैं मेड इन पाकिस्तान बाय सो एंड सो। भाई ये क्यों धोखा दे रहे हो? दिस इज नॉट मेड इन पाकिस्तान। मतलब है कि हुकूमत को इस सिलसिले में मटीरियल ला के कंप्रेस करते हैं टैबलेट, मेड इन पाकिस्तान। वी आर ए रीपैकेजिंग इंडस्ट्री, सॉरी टू से। हम नहीं है इंडस्ट्रियल बेस हमारी, हम नहीं जॉब क्रिएट कर सके, हम दवाइयों की, मगर ये एक ऐसा एवेन्यू है कि जिसमें हम काम करके बिल्कुल कर सकते हैं, इस पे करना भी चाहिए, जाहिर है। डॉक्टर कासिम सज्जाद साहब, आपकी क्या इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जितनी कहते हैं ना वो भारत के साथ इतना डिपेंडेंट हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए मुझे बिल्कुल जावेद अकरम साहब की बात बिल्कुल तो इंडोर्स करता हूँ कि हमें बहुत शर्म आती है कि हम बार बार इस प्रोग्राम में भी बार बार कर रहे हैं और हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि जाहिद भाई ने भी बोला है कि जी ये हम इंडिया से मजबूरन हमें इंडिया से लेना पड़ रहा है। तो ये हमें बहुत अफसोस की बात है। और इसकी वजह आमिर क्या है? इसकी वजह ये है कि 70 सालों में किसी भी हुकूमत ने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी दी नहीं है, अपने अवाम का कभी भी नहीं सोचा है, और ना ही हम खुद कफील होने के बारे में सोचते भी हैं। हर चीज हम सोचते हैं कि बस ये हर चीज में प्रॉब्लम में है। हमारा हेल्थ का निजाम इसीलिए कोलैप्स हुआ है इस वक्त। हमारा हेल्थ का निजाम तो बहुत अच्छा तो नहीं है जो हम इस वक्त रो रहे हैं और हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बात ये होती है कि तरजीहात हमें अपनी दुरुस्त करनी पड़ेंगी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम क्लोज करूं, जाहिद सही साहब मेरे पास 10-20 सेकंड है, आप इस रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दें, फिर मैं रैप अप करूंगा। जी
जी बिल्कुल, मैं जितने शर्मसार सब लोग हैं पाकिस्तानी उतने हम भी हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी फरमाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे साथ बैठे और पॉलिसी बनाए तो 1.5 से 2 साल में हम अपना 90% इन्हिसार कम कर सकते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन जरूरत इसकी है कि कोई इस पे तवज्जो दे। पहलकारी मसला ये है कि हुकूमत के मसाइल के अंदर इन मसाइल के लिए किसी के पास वक्त नहीं है कि हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाए। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम इस इशू को हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया कर देना चाहिए जी जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसर सज्जाद साहब और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बात ये कि यकीनन जो है जितना हम लोग हमारी कहते हैं ना कि डिपेंडेंट हैं हम भारत के ऊपर, और जो आपने देखा डॉक्टर्स हों हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों, वो भी इस बात से नाखुश हैं। लेकिन हुकूमत को एक पहलकारी करनी होगी, तवज्जो देनी होगी कि हम अपना जो रॉ मटीरियल है पाकिस्तान में बनाएं, उसके लिए इलाज मालजे के लिए कम से कम दुश्मन अव्वल पे जो है हमारा इन्हिसार ना हो। उसके साथ साथ सबसे जो अहम बात है कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो दवाइयों के हवाले से शिकायत हो रही है, अस्पतालों के हवाले से, लूटमार के हवाले से बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी और उसके साथ साथ कैसर सज्जाद साहब ने भी, कि कोशिश ये करें कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत मजबूत हो और हुकूमत जो है इन प्राइवेट अस्पतालों से बात करे कि जी उनको क्या कीमत मुकर्रर करनी है बेड चार्ज करने के लिए, जो वहाँ पर इलाज मालजे के लिए। आमिर साहब, उसके साथ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।